हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस पर्यावरण का यूपी टेट 2023 के लिए क्लास नंबर 3 आज करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो पर आए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप आउट ऑफ 30 सुपर 30 में से क्वेश्चन में से आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि अपने आप को एक तरह से आप आकलन भी कर पाइएगा कि नहीं आप कितना में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन ए अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन बी लेखन कला का कौशल, ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल या ऑप्शन डी मापने का कौशल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण कौशल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को की समझ विकसित की जा सकती है। ऑप्शन ए बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, ऑप्शन बी बैंक पोस्टर ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या ऑप्शन सी मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। ये तीनों क्वेश्चन क्या होंगे? सॉल्व सही होंगे तीनों ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते और संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़कें पूजा स्थल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं सभी। तो कह रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है कि जिस चारों तरफ से घिरे होना, परिवेश मतलब जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु संस्कृति परिवेश परिवार प्रकृति अप्रकृति आदि कारक जितने भी सारे चीज दिखाई देंगे, वस्तु दिखाई देंगी, उससे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उपरोक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, या ऑप्शन सी बाल श्रम, या ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा। शारदा एक्ट ये कब पारित किया गया था? तो 1929 को। ये इसका संबंध किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित है, जिसमें विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की आयु निर्धारित की जाती है। इस एक्ट के तहत लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़कों की और लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। किसके? तो शारदा एक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ध्यान दीजिएगा, नहीं, जहां भी नहीं हो ध्यान से देखिएगा उस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना। ये तो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए और सीखने के अवसर प्रदान करने में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी कह रहा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करना। ये भी आपका सही है, ऐसे स्पष्ट करवानी चाहिए उनकी अवधारणाओं को। तीसरा ऑप्शन है उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे कि नया ज्ञान सीख सके। ये भी सही है। बचा कौन? आपका डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझ देंगे। ये नहीं करना चाहिए, उन्हें डायरेक्टली सही उत्तर नहीं बताना चाहिए। उन्हें कुछ सोचने के लिए, विचारने के लिए कुछ अवसर प्रदान करने चाहिए, कुछ सुझाव देना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक केंद्र से, या ऑप्शन डी धार्मिक केंद्र से। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर डेली क्लासेज लाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि सामाजिकरण का पहला पाठ बच्चे जब सामाजिक में आता है, बालक की प्राथमिक विद्यालय जो मानी जाती है, वो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है?
तो परिवार से, क्योंकि बच्चा पहली बार अपने परिवार वालों के साथ ही घुलता मिलता है, उनसे बात करता है, उनकी चीज़ों को देख के अनुकरण करता है, जैसे बोलते हैं वैसे बोलता है, जैसे जो कहते हैं वैसे करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी सोयाबीन या ऑप्शन डी अंडा। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का क्या होता है? निर्माण होता है या उसकी मरम्मत की जाती है। इसकी कमी से बहुत सारे क्या होते हैं? रोग होते हैं। तो कौन सा है सर्वोत्कृष्ट प्रोटीन का? तो सोयाबीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोयाबीन में लगभग कितने प्रतिशत? तो 43% क्या होते हैं? प्रोटीन पाया जाता है। 43% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी अनियमित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि ऊर्जा का स्रोत कैसा होता है? तो पिरामिड ऐसे होता है ना। तो ऊर्जा का स्रोत कैसे होता है? सीधा होता है। कैसे होता है? सीधा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए समुद्री जल, ऑप्शन बी वर्षा जल या ऑप्शन सी पर्यावरण या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन की प्रमुख स्रोत क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे, क्योंकि प्रकृति में जो ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत होते हैं वो हरे पौधे, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। पौधे हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? हरे पेड़ या पौधे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन या ऑप्शन बी ग्रंथालय या ऑप्शन सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, ऑप्शन ए तपेदिक या क्षय, ऑप्शन बी कैंसर फेफड़ों का, ऑप्शन सी अल्सर या ऑप्शन डी अनिद्रा। कह रहा है कि धूम्रपान सेवन से कौन सा रोग होता है? प्रमुख रोग कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कैंसर, क्योंकि धूम्रपान से मुख्यतः हमारे फेफड़े क्या होते हैं? बहुत ही कमजोर होते हैं, तथा यह मुंह का कैंसर भी हो सकता है। कैंसर क्या होता है? एक विषाणुजनक रोग है, जिसके अंतर्गत बहुत से ऊतक क्या होते हैं हमारे शरीर के, जो नष्ट होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो चोट या घाव जल्दी भरते नहीं और बढ़ते ही जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, ऑप्शन ए 20.95, ऑप्शन बी 78.019, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 0.03। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाइट्रोजन की मात्रा ऑप्शन नंबर बी 78.09। कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। इसकी मात्रा कितनी है? तो 78.09%। और अगर इसके बाद जो दूसरा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो वायुमंडल में कौन सी है? तो ऑक्सीजन है, जो जिसकी मात्रा कितनी होती है? 21%। ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन कितने मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में? तो 21%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी क्वाशरकोर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी, जो कमी होती है उससे रतौंधी नामक क्या होता है?
रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि विटामिन ए का मुख्य जो स्रोत है जिसको दूर किया जा सकता है वो कौन कौन सा है? तो मछली है, जो मछली के यकृत का जो तेल होता है उससे विटामिन ए की कमी की पूर्ति की जा सकती है, या गाजर हो सकता है, टमाटर हो सकता है, मक्खन आदि। ये सब क्या है? विटामिन ए के मुख्य स्रोत है, जिसको खाने से इस कमी को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट धड़कती है। जब इंसान विश्राम कर रहा हो और इंसान वो स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार के उसी रोग या कुछ भी कमी ना हो उसके शरीर में, वो एकदम बिल्कुल फिट हो, तो उसकी धड़कनें 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? प्रति मिनट, हर मिनट में। तो कौन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72, ऑप्शन बी 70, या ऑप्शन सी 75, या ऑप्शन डी 80। तो कितनी बार में धड़कता है? ऑप्शन नंबर ए 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शिकार, या ऑप्शन डी निर्माण कार्य, या ऑप्शन सी निर्माण कार्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि वनों की कटाई जो होती है शिकार तथा निर्माण कार्य के प्राकृतिक सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या है? एक अंतःक्रिया है। कौन सी है? तो वनों की कटाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय को पूरा करेगा, या ऑप्शन बी ऐसी पाठ्य वस्तु जिसमें अधिकांश विद्यार्थी पसंद करेंगे, या ऑप्शन सी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के महत्वपूर्ण हो, या डी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या से हो। तो कह रहा है कि पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों की खोज से संबंधित दक्षताओं को विकास करने हेतु एक शिक्षक को निम्न में से किसका चुनाव करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से क्या हो? संबंधित हो। ऐसे ऑप्शन को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को चुनाव करना चाहिए, ताकि बच्चे की जो पर्यावरण की तरफ खोज भी है और जो अपनी आपसी जो लोग का प्रतिदिन का दिनचर्या है या जो समस्याएं से वो लोग घिरते हैं उसका भी सॉल्यूशन वो कर सके। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात होते हैं। ऑप्शन ए वो 1:30, ऑप्शन बी 1:40, ऑप्शन सी 1:50, या ऑप्शन डी 1:60। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा में ऑप्शन नंबर ए 1:30। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? शिक्षक और छात्र के अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1 अनुपात मतलब 30 छात्रों पे एक शिक्षक को होना बहुत अनिवार्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्र को क्या होती है? अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने को छात्रों के सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्र क्या करेंगे? तो स्वतंत्रता पूर्वक बिना झिझक के बिना किसी रोक टोक के निसंदेह ही अपनी समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान या हल ढूंढेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए वर्षा भर गर्मी रहना, ऑप्शन बी ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, ऑप्शन सी साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ऑप्शन डी ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, कहाँ? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कैसा मौसम रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष भर क्या रहता है? गर्मी होती है। उष्ण मतलब ही क्या होता है? गर्म, गर्मी रहना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों के अनुभव, ऑप्शन बी
स्कूल का वातावरण, ऑप्शन सी उपयुक्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कह रहा है कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या में, जो पर्यावरण ईवीएस पढ़ाया जाता है उसकी पाठ्यचर्या में जो हमारे चैप्टर होते हैं या बुक्स होती है शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। उसमें बच्चे के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यचर्या, सभी को क्या किया जाना चाहिए? उसमें आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना किस कारण से? दिन और रात का प्रमुख कारण हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृतिक कारक, या ऑप्शन सी जलवायु कारक, या ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी जीव भी हो सकते हैं, भू आकृतिक कारक भी हो सकती है, या जलवायु कारक भी हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ऑप्शन बी इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या ऑप्शन डी विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, ईवीएस की कक्षा में जो बच्चे के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चा अपनी अनुभवों को बोलेगा, सीखेगा, जिस चीज़ को ध्यान से देखेगा या जिस चीज़ों को दुनिया से, अपने समाज से, अपने पर्यावरण से ऑब्जर्व कर रहा है उसी को क्या करेगा? बच्चा उसको महत्व देगा या उस अनुभव को ध्यान से आत्मसात करेगा, सीखेगा चीज़ों को बहुत बारीकियों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? अमोनिया को किस में बदला जाता है? यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फेफड़ा, या ऑप्शन डी हृदय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो हमारा शरीर है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत किसे कहते हैं? लीवर को, LEVER। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि होती है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलना, जिससे यूरिया मूत्र के साथ क्या होता है? शरीर के साथ बाहर निकल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, या ऑप्शन डी 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10%। कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग आता है? जिस 10% क्या होता है? भाग जो होता है स्थानांतरित होता है। 10% नियम लिंडमैन है उन्होंने 1942 में, कब? 1942 में दिया है कि इस नियम के अनुसार 90% भाग क्या होता है? प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में क्या करते हैं? ले लेते हैं, और अपने साथ आगे केवल कितना प्रतिशत छोड़कर जाते हैं? तो केवल 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अनुभव की, ऑप्शन बी अवधारणा का बनना, ऑप्शन सी अन्वेषण विधि एवं सत्यापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो कह रहा है कि ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें अनुभव की भी आवश्यकता होगी, अवधारणा का बनना भी, अन्वेषण विधियों का सत्यापन भी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी वायरस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीली हरी शैवाल। ये क्या करती है? वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन जो N2 होते हैं का क्या करती है? स्थिरीकरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज, ऑप्शन सी बाल श्रम या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि सामाजिक बुराई या बाल विवाह भी है, जो कि बच्चों को कम उम्र में पढ़ने लिखने के उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती है, या दहेज, जो कि दहेज एक बहुत ही क्या कहे वाहियात और बहुत ही गंदी आदत है, जो इस समाज की एक क्या बन गई है, नियम बन गया है, जो कि इसे हट जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और तीसरा क्या है? बाल श्रम, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, उस उम्र में बच्चों को क्या किया जाता है? काम करवाया जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या है? सामाजिक बुराइयां है, जो कि दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए गतिविधि आधारित कक्षा, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक में दी गई गलतियों पर आधारित कक्षा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गतिविधि पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, ताकि छात्र क्या करे? पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके छात्रों की, उसे अपने वास्तविक जीवन से छात्र क्या कर सके? जोड़ सके, आत्मसात कर सके, उससे कुछ ज्ञान को अर्जन कर सके, या पर्यावरण के प्रति अपनी प्रेम की भावना को जागृत कर सके, दिखा सके। प्रेम के प्रति एक जुड़ाव जो होता है बच्चों के मन में क्या हो जाए? आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने सुपर 30 वाले सेशन में 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ताकि अपने आप को आंक लीजिए कि आप कहाँ तक गए हैं, किस लेवल तक गए हैं, और अभी आपको कितनी दूरी तय करनी है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन, ऑप्शन बी अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठाने की योजना करना, ऑप्शन सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो कह रहा है कि सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में कौन सा प्रयास सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, जो कि ये सामाजिक भावना का विकास का क्या है? सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है, ये सबसे ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इससे पहले की क्लासेज नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और ऐसे ही डेली क्लासेज आती रहेगी, तो अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।